हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नर्सिंग जैन एक बार फिर आपके अपने चैनल पर। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा आपके नोट्स के रिगार्डिंग, आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। और ख़ास तौर से ये पहली वीडियो आपकी आ चुकी है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के नाम से, और जो आपके टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए है। ये वो वीडियो है जो शायद आपको यूट्यूब पे ना मिले, और वो केसेस हैं जिनके नाम कुछ अलग हैं, आप जानते हैं कुछ और हैं उन्हें। और ये आपके काफ़ी एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। ध्यान रखना है, ऐसे वर्ड्स टीजीटी पीजी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जिसमें पहला वर्ड है आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस आपको दिख रहा है, मैं आपको बताता हूँ। अभी पहला ही पॉइंट दिया हुआ है डिक्लेरेटिव सेंटेंस का। और डिक्लेरेटिव सेंटेंस में आपको बता दूँ कि जो ये दिखा हुआ है, अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। इसे हम असर्टिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। असर्टिव सेंटेंस आप जानते हैं क्या होते हैं? जो सेंटेंस अफर्मेटिव होता है या नेगेटिव होता है, उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। सीधी सी बात, आप जानते हैं असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। कुछ लोगों को लगता है अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस अलग हैं 5 सेंटेंसेस में से, बट मैं आपको बता दूं बोथ आर द पार्ट ऑफ असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हम बोलते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। असर्टिव सेंटेंस जिसके दो पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। इसे हम दूसरे नाम से और जानते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ध्यान रखिएगा। सेकंड आपका है नॉमिनेटिव केस। कौन सा केस? नॉमिनेटिव केस। आपका ये दिख रहा है आपको सेकंड पॉइंट, नॉमिनेटिव केस। व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस। जब कोई नाउन और प्रोनाउन किसी वर्ब का सब्जेक्ट होता है तो उसे हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। वैसे आप समझ गए होंगे कि नॉमिनेटिव केस क्या होता है। इन सिंपल वर्ड्स आई टेल यू, मैं बताता हूँ आपको। नॉमिनेटिव केस इज ऑल्सो कॉल्ड सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस बोलते हैं नॉमिनेटिव केस को। और सब्जेक्टिव केस आप जानते हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, कार्य करने वाला। जो कार्य करता है वो सब्जेक्ट बोलते हैं, और उसे ही हम क्या बोलते हैं? नॉमिनेटिव केस। अक्सर टीजीपीटी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। एक स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन आया था कि नॉमिनेटिव केस क्या होते हैं। नॉमिनेटिव केस मतलब तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं नॉमिनेटिव केस के। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि नॉमिनेटिव केस होता क्या है। तो सीधी सी बात है, नॉमिनेटिव केस क्या होता है आपका? सब्जेक्टिव केस होता है। जैसे मैंने कहा आई बीट यू, मैं तुम्हें पीटता हूँ, तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो आपका आई है, और वही आपका क्या है? सब्जेक्टिव केस है, वही आपका नॉमिनेटिव केस है। नंबर थर्ड पॉइंट है आपका आपका एक्यूजिटिव केस आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, कौन सा केस? एक्यूजिटिव केस। ये रहा आपका। When a noun or pronoun is used as the object of a verb said to be in the accusative or objective case, means ऑब्जेक्टिव केस समझ गए होंगे आप, जस्ट उल्टा है नॉमिनेटिव केस का। नॉमिनेटिव केस सब्जेक्टिव केस होता है, एक्यूजिटिव केस क्या, कौन सा केस होता है? ऑब्जेक्टिव केस होता है। मतलब किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है, जिसे हम किस नाम से और जानते हैं? एक्यूजिटिव केस। जैसे कि आई बीट यू, इसमें आई हो गया सब्जेक्टिव केस, और यू हो गया आपका कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस आप जानते हैं तो आपको सीधी सी बात है एक्विजिटिव केस भी मालूम पड़ जाएगा। नंबर फोर्थ पे है आपका जेनेटिव केस, जिसे हम जेनेटिव केस, मैंने आपको पहचानने के लिए और भी वर्ड्स दिए हुए हैं जिससे आपको मालूम पड़ जाए। जेनेटिव केस को हम बोलते हैं पैसिव केस। पैसिव केस इज ऑल्सो नोन एज जेनेटिव केस। पैसिव केस आप जानते हैं माई, योर, अवर, देयर, माइन, देयर्स, योर्स, दीज आर ऑल कॉल्ड पैसिव केस, जो पोजीशन को दिखाते हैं। अब नाउन का पैसिव केस होता नहीं है, तो उनमें एपोस्ट्रोफी एस लगाकर उनका पैसिव बनाते हैं। जैसे राम्स बुक, श्याम्स कार, तो उसमें जो एपोस्ट्रोफी एस है वो जेनेटिव केस है, वो पोजीशन है। तो पैसिव केस को ही हम क्या बोलते हैं? जेनेटिव केस बोलते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, विच समटाइम कॉल्ड प्रोनोमिनल एडजेक्टिव भी बोलते हैं उनको। नंबर 5 है आपका, ये रहा आपका एट्रीब्यूटिव यूज। एट्रीब्यूटिव यूज आपको बता दूं मैं कि जब किसी एडजेक्टिव को हम सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं तो वो जो एडजेक्टिव होता है वो बन जाता है कौन सा? एट्रीब्यूटिव यूज। जैसे सेंटेंस भी दिया हुआ है, मैंने आपको दिया है ये, इसमें जो लेजी है, इसमें जो लेजी है आपको दिखाई दे रहा है ये, तो लेजी आपका हो गया कौन सा केस? एट्रीब्यूटिव यूज, क्योंकि ये सब्जेक्ट के साथ यूज हो रहा है, बॉय के साथ। और आप जानते हैं बॉय सब्जेक्टिव केस है, वर्ब से पहले आ रहा है। तो जो लेजी है, जब किसी एडजेक्टिव को हम सब्जेक्ट के तौर पर नाउन के साथ यूज करते हैं तो वो क्या कहलाता है? आपका एट्रीब्यूटिव यूज कहलाता है। उसके बाद नंबर 6 है प्रेडिकेटिव यूज।
जब किसी एडजेक्टिव को यूज़ करते हैं वर्ब ऑफ द सेंटेंस, आपको मालूम है सब्जेक्ट आप प्रेडिकेट आपने पढ़े होंगे, सब्जेक्ट को छोड़कर जो पोर्शन आपका कहलाता है वो क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। और इसमें जो प्रेडिकेटिव यूज़ है यही सेम सेंटेंस है, अ बॉय इज लेजी। जब किसी एडजेक्टिव को हम सब्जेक्ट के साथ यूज़ ना करके और वर्ब के साथ यूज़ करते हैं पीछे, तो वो हमारा क्या कहलाता है, प्रेडिकेटिव यूज़ कहलाता है। उसके बाद 7 पॉइंट है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। कहने का मतलब जो क्वालिटी वाले एडजेक्टिव होते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, क्योंकि वो हमारी क्वालिटी को शो करते हैं, हमारा वर्णन करते हैं, काला गोरा लंबा जैसे। नेक्स्ट है नंबर 8 इम्पर्सनल प्रोनाउन। इम्पर्सनल प्रोनाउन इसे गौर से समझिएगा ये क्या है, इम्पर्सनल प्रोनाउन नंबर 8। ठीक है, इम्पर्सनल प्रोनाउन आपका दिखाई दे रहा है, ये रहा नेक्स्ट पॉइंट, impersonal pronoun also called indefinite nominative case when the pronoun stands for no noun in the sentence is called impersonal pronoun and the verb which is relates to this pronoun is called impersonal verb। अब आप समझ रहे होंगे impersonal pronoun कैसा होता है, personal pronoun तो पढ़े हैं हमने। और indefinite nominative case क्या है, nominative case तो आप जानते हैं subjective case हो गया, और indefinite nominative case का मतलब हो गया ऐसा सब्जेक्ट जो indefinite है, जो सेंटेंस में इनविजिबल है बट ऐसा रखा जाता है इट को मानकर, वो होते हैं आपके इंडेफिनिट नॉमिनेटिव केस। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा वर्षा होती है, अब वर्षा होती है इसमें आपको सब्जेक्ट नहीं मालूम पड़ेगा क्या है, तो आप बाहर से तो स्टार्ट कर नहीं देंगे कि रेन हैपन्स, तो उसमें क्या करेंगे हम इट को सब्जेक्ट मानकर, इंडेफिनिट सब्जेक्ट मानकर, इंडेफिनिट नॉमिनेटिव केस मानकर यूज करेंगे हम किसको, इट को। तो इट हो जाएगा आपका क्या, इंडेफिनिट नॉमिनेटिव केस। जैसे इट थंडर्स, तो इसमें इट क्या है, इट आपका इंडेफिनिट नॉमिनेटिव केस है। ठीक है, जैसे मैंने कहा दूसरों के बारे में भला बुरा कहना अच्छी बात नहीं है, तो कह दिया इट इज नॉट गुड हैबिट टू से इल विल ऑफ अदर्स या फॉर अदर्स। ठीक है, तो यहाँ पर इट क्या हो गया आपका, इंडेफिनिट नॉमिनेटिव केस हो गया। ठीक है, मेरी घड़ी में 10 बजे हैं, इट इज 10 o'clock बाई माई वॉच। ठीक है, तो इट यहाँ पे क्या हो गया, इंडेफिनिट नॉमिनेटिव केस हो गया। ध्यान रखिए जबकि सब्जेक्ट को हम इंडेफिनिट तौर पे यूज करते हैं, सेंटेंस में उसका डिस्क्रिप्शन ना हो बट यूज करते हैं सब्जेक्ट, वो कहलाता है आपका इंडेफिनिट नॉमिनेटिव केस। नेक्स्ट है कॉग्निट ऑब्जेक्ट और कॉग्निट एक्यूजेटिव। ध्यान समझिएगा, आपको ये वर्ड दिखाई दे रहा है इंट्रांसिटिव वर्ब। इंट्रांसिटिव वर्ब आप जानते होंगे क्या होती है, आपकी अकर्मक क्रिया होती है, और अकर्मक क्रिया क्या होती है, अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, अपने साथ क्या नहीं लेती है, ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, उस वर्ब को हम बोलते हैं अकर्मक क्रिया, इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब। बट कभी कभी आप जानते हैं अपवाद एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, तो सेम कंडीशन यहाँ पे है, तो कुछ इंट्रांसिटिव वर्ब ऐसी होती हैं कभी कभी अपने साथ वो ऑब्जेक्ट ले लेती हैं। जितने भी सेंटेंस आपको दिखाई दे रहे हैं, 4 सेंटेंस लिखे हुए हैं ये 4 सेंटेंस लिखे हुए हैं, इसमें जो वर्ब है लिव, ये एक अकर्मक क्रिया है, और ये देखिए अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेके आई है, आई हैव लिव्ड द लाइफ ऑफ किंग। अब आप देखेंगे तो लिव क्या है, एक अकर्मक क्रिया है जो ऑब्जेक्ट डिमांड नहीं करती है। बट इस सेंटेंस में देखिए कि यहाँ पर क्या है, इसके साथ ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है आपको, तो ये हो गया आपका कॉग्निट ऑब्जेक्ट या कॉग्निट एक्विजिटिव। जैसे यू ड्रीम्ड, अब ड्रीम्ड क्या है, एक इंट्रांसिटिव वर्ब है जो अपने साथ क्या नहीं लेती है, ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, फिर भी इसके साथ एक ऑब्जेक्ट आया क्या, अ स्ट्रेंज ड्रीम, कि तुमने एक अजीब स्वप्न देखा। अब देखा तो वो स्ट्रेंज ड्रीम क्या हो गया, कॉग्निट ऑब्जेक्ट हो गया, एक्विजिटिव समझ लीजिए, एक्विजिटिव केस ऑब्जेक्टिव केस की बात है। अब सबसे बढ़िया आपको एग्जांपल जिसमें दिया हुआ है समझने के लिए, ही रेन अ रेस, ही रेन अ रेस दिया हुआ है ये सेंटेंस, इसमें रेन, अब आप सोच सकते हैं रेन के साथ भी कोई ऑब्जेक्ट आ सकता है, रेन एक इंट्रांसिटिव वर्ब है, फिर भी एक इसमें ऑब्जेक्ट दिया है रेस, वह एक दौड़ भागा या उसने एक दौड़ लगाई, तो यहाँ पर रेस क्या हो गया, कॉग्निट ऑब्जेक्ट या कॉग्निट एक्विजिटिव। अब डाई देखिए, डाई के साथ भी ऑब्जेक्ट है, लेट मी डाई द डेथ ऑफ वैलर, मुझे एक वीर की मौत मरने दो। ठीक है, तो लेट मी डाई द डेथ ऑफ वैलर, इसमें ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपका, द डेथ ऑफ वैलर। तो ऐसी वर्ब, ऐसी इंट्रांसिटिव वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती हैं, ठीक है, हालांकि ऑल्दो ऑब्जेक्ट के सेंस में नहीं है परंतु एक फिट हो रहा है, ऑब्जेक्ट के सेंस में सूट कर रहा है, तो ऐसी वर्ब क्या बोलते हैं, वर्ब तो इंट्रांसिटिव वर्ब रहेंगे,
इनके बाद आने वाले ऑब्जेक्ट क्या कहलाते हैं, कॉग्निट ऑब्जेक्ट या कॉग्निट एक्विजिटिव, क्योंकि आप जानते हैं जनरली इन वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, इनडायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं कॉग्निट ऑब्जेक्ट और कॉग्निट एक्विजिटिव। उसके बाद है नंबर 10 सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। काफ़ी सिंपल है, जो सब्जेक्ट के बारे में बताया दैट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, और नंबर 11 पे दिया हुआ है जो ऑब्जेक्ट के बारे में बताया दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। इसमें दिया हुआ है ही इज अ ग्रेट किंग, तो इसमें जो ग्रेट किसके बारे में है, ग्रेट किंग किसके बारे में बता रहा है कि ही के बारे में, किसके बारे में, ही के बारे में, तो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, इसलिए क्या हो गया सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर यही होता कि आई कंसिडर यू अ ग्रेट किंग, आई कंसिडर यू अ ग्रेट किंग, तो अ ग्रेट किंग किसके बारे में बता रहा है, यू के बारे में, और यू क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, तो अ ग्रेट किंग क्या हो जाता ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो सब्जेक्ट के बारे में बताया दैट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, एंड एन एडजेक्टिव is used to qualify, is used to tell about the description of the object is called objective complement. नेक्स्ट नंबर है आपका 12, इसमें देखिए एग्जाम्पल दिया भी हुआ है, आई विल मेक यू कैप्टन, मैं आपको कैप्टन बनाऊंगा, तो इसमें जो कैप्टन है वो किसके बारे में बता रहा है आपको, यू के बारे में, किसके बारे में, आपको यू के बारे में बता रहा है। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, कोई नहीं, इसमें दिखाई दे रहा है आपको, ये आपको दिखाई दे रहा है, इसमें जो कैप्टन है वो किसके बारे में बता रहा है आपको, यू के बारे में, तो ये क्या हो गया आपका, यू के बता, तो ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया आपका। ठीक है, क्योंकि आई विल मेक यू कैप्टन, मैं आपको कैप्टन बनाऊंगा, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। जैसे मैंने कहा आई विल चूज यू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ, आई विल अपॉइंट यू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्या हो गया ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, यू के बारे में बता रहा है। अगर मैं बोलूँ आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ये क्या हो गया आई के बारे में बता रहा, आई सब्जेक्ट, तो ये हो गया सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है आपका कोरिलेटिव कंजक्शन। ठीक है, कोरिलेटिव कंजक्शन तो आप जानते हैं, इसे इन्हें इंग्लिश ग्रामर का फेविकॉल बोलता हूँ मैं, क्योंकि ये सेंटेंस को जोड़ते हैं, शब्दों को जोड़ते हैं। अब इसमें कोरिलेटिव कंजक्शन कौन से हैं, जो कोरिलेशन दिखाते हैं, जो पेयर में होते हैं, जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये पेयर में है, ये नहीं कि आप नॉट ओनली अलग यूज़ कर लें बट ऑल्सो अलग यूज़ कर लें, दोनों एक साथ कंजक्शन है पेयर में, ईदर और है, नीदर नॉर है, दो यट है, ठीक है, बोथ एंड है, ये सब क्या है आपके कोरिलेटिव कंजक्शंस हैं, मतलब वो कंजक्शन जो पेयर में रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कोरिलेटिव कंजक्शन। उसके बाद कंपाउंड कंजक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, यूज मैनी कंपाउंड एक्सप्रेशन, मतलब ऐसे कंजक्शन जो एक तरह से फ्रेज की तरह, फ्रेजल वाले कंजक्शंस होते हैं उन्हें बोलते हैं हम कंपाउंड कंजक्शन, जैसे इन ऑर्डर दैट, ठीक है, ऑन कंडीशन दैट, एज दो, एज वेल एज सुन एज, दिस आर ऑल्सो कॉल्ड कंपाउंड कंजक्शन। उसके बाद पॉइंट नंबर 14, ठीक है, ये आपका कॉपुलेटिव कंजक्शन है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्यूमुलेटिव कंजक्शन। एक्चुअली कंजक्शन में दो काइंड होते हैं आपके, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट कंजक्शन, और कोऑर्डिनेट का एक पार्ट होता है क्यूमुलेटिव कंजक्शन। उस क्यूमुलेटिव कंजक्शन को हिंदी में बोलते हैं सहयोगात्मक संयोजक, और उसी का दूसरा नाम है क्या, कॉपुलेटिव कंजक्शन। तो क्यूमुलेटिव कंजक्शन ये शायद एक बार पीजीटी में क्वेश्चन आया था, आई थिंक पिछली साल ही आया है या उससे लास्ट ईयर आया हो, तो क्यूमुलेटिव कंजक्शन पूछा था, उसमें पेपर आप देखेंगे आपको मालूम पड़ जाएगा। तो जो ये क्यूमुलेटिव कंजक्शन होते हैं ये चार ही होते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एज वेल एज, एंड, बोथ एंड, ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉपुलेटिव कंजक्शन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट है हमारा डिसजंक्टिव कंजक्शन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अल्टरनेटिव कंजक्शन विच एक्सप्रेसेस चॉइस। सेम उसी तरीके से कोऑर्डिनेट कंजक्शन का एक और पार्ट होता है, 4 पार्ट्स होते हैं, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव, ठीक है, क्यूमुलेटिव और इलेटिव कंजक्शन, और उसी में से एक और पार्ट है आपका ये कौन सा, अल्टरनेटिव कंजक्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये पार्ट है। इस अल्टरनेटिव कंजक्शन को हम क्या बोलते हैं, चॉइस की, चॉइस एक्सप्रेस करता है, जैसे कहते हैं ना, या तो तुम यहाँ आओ या जाओ, चॉइस है, ना तो तुम यहाँ बैठो ना तुम यहाँ रुको, एक और है, यहाँ आइए अथवा जाइए, अदरवाइज यहाँ बैठिए अन्यथा मैं आपको बहुत पीटूंगा। तो ये क्या है, जो चॉइस को एक्सप्रेस करते हैं, इसलिए इन्हें अल्टरनेटिव कंजक्शन कहा जाता है, और अल्टरनेटिव कंजक्शन को हम दूसरे नाम से और जानते हैं, जैसे दिस इज कॉल्ड डिसजंक्टिव कंजक्शन।
अक्सर लोगों को ये वाले नाम पता है, मगर हो सकता है कि जो हेडिंग पड़ी हुई है अंडरलाइन में वाली, ये नाम ना मालूम हो। ठीक है, ये रही आपकी पहली वीडियो। आप इसको ढंग से स्टडी कीजिए, आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मैंने चार्ट के जो वर्ड्स देखे हैं मैंने, उनकी वीडियो बनाई है। और तैयार रहिए अगली वीडियो के लिए लिटरेरी टर्म्स की। ठीक है, वो भी आपको मिलेगी और मैं जल्दी जल्दी वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है, कॉलेज भी होते हैं तो काम भी होते हैं, तमाम टाइम निकाल के आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू। आराम से आप पढ़िए, और ये रहा आपका सब कुछ।